हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप खुशहाल रहें। आज की टॉपिक है 1765 की इलाहाबाद की संधि। जैसा कि इसके पहले मैंने उल्लेख किया था कि 1763 में बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम को पदच्युत कर दिया गया था। उसके बाद ही बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई गई थी। ऐसे में पुराने नवाब जिनका नाम था मीर जाफर, उन्हें फिर से दूसरी बार बंगाल का नवाब बनाया गया था, जो अधिक दिनों तक नहीं चले। 5 फरवरी 1765 के दिन मीर जाफर का इंतकाल हो जाता है और बंगाल में नवाब का पद खाली हो जाता है। ऐसे में इसी दिन मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम था नजमुद्दौला, को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बना दिया। ये घटना है 5 फरवरी 1765 को। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 मई 1765 के दिन क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर के भारत आ जाता है। अब क्लाइव के सामने एक बहुत बढ़िया मंच तैयार है, क्योंकि बक्सर युद्ध में तीनों उत्तर भारत की शक्तियां पराजित हो चुकी हैं। दक्षिण भारत में कोई प्रतिद्वंदी रहा नहीं। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठे भी कमजोर हो चुके थे। इस खुली मंच में चाहते तो क्लाइव बहुत कुछ कर सकता था, यानी कि अपने आप को फ्रंट पर ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी था कर्तव्य मुक्त अधिकार, यानी कि जिम्मेदारी नहीं रहे लेकिन अधिकार सभी रहे। इसके लिए उसने बंगाल के नवाब, जो कि अल्पवयस्क नजमुद्दौला था, अवध के जो पराजित नवाब था शुजाउद्दौला, और दिल्ली के पराजित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनके साथ मिलकर के एक संधि संपन्न करता है। इसे हम इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में 12 अगस्त 1765 के दिन, इस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की जाती है, और दूसरे चरण में 16 अगस्त 1765 के दिन, जिसमें अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि की जाती है। इस तरह से शुजाउद्दौला के साथ जो संधि की जाती है वो संधि संख्या 4 और 5 में उसके कर्तव्यों के साथ निहित मिलता है। इन संधियों में आइए देखते हैं होता क्या है। 12 अगस्त 1765 में जब इलाहाबाद की संधि संपन्न होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, तो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जो पहले के थे उसी पर कानूनी ठप्पे लगा दिए गए, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना टैक्स दिए अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट मिल गई और इनकी दीवानी का भी अधिकार मिल गया, यानी कि टैक्स भी वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। दूसरी बात, जो मुगल बादशाह थे उन्हें यह कह दिया गया कि वो एक फरमान निकालें और बंगाल के जो अल्पवयस्क नवाब हैं नजमुद्दौला, उनको कानूनी मान्यता दे दें। लिहाजा ये भी इस संधि में संपन्न हो गया, यानी मुगल बादशाह के फरमान से बंगाल नवाब को, जो अल्पवयस्क था, कहीं से मान्य नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की शर्त थी उसे मान्यता दी जाए, और उसे मान्यता दे दी गई। तीसरे एक काम और होता है, दिल्ली में अब नहीं बैठना है मुगल बादशाह को, यह भी शर्त तय हो जाती है। अब उसे इलाहाबाद में आके बैठना है, वो भी किले में। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में भेज दिए जाते हैं। एक काम और संपन्न होता है, अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के ये 2 जिले लेकर के मुगल बादशाह को भी दे दिया जाता है, और साथ में मुगल बादशाह की एक पेंशन भी तय की जाती है, 26 लाख रुपए वार्षिक। अब सोचिए कि कहां मुगल बादशाह राजधानी में अपनी शासन प्रशासन में एक बेताज बादशाह और एक सम्मान के प्रतीक के रूप में भारत में जाना जाता था, और वो 1765 में आकर के अंग्रेजों के इशारों पर इलाहाबाद में कैद हो गया और एक पेंशनर बन करके 26 लाख रुपए सालाना।
इसे हम इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जानते हैं। इसके 4 दिन बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि संपन्न होती है। धारा 4 और 5 के उल्लेख में इसका इलाहाबाद की संधि का उल्लेख मिलता है। इसके साथ भी यही की जाती है कि अवध जो कि हार चुका था सुजाउद्दौला, उसे उसके राज्य वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन 2 राज्य छोड़ करके, कड़ा और इलाहाबाद के जिले, क्योंकि ये 2 राज्य मुगल बादशाह को दे दिए गए थे और सारी अवध प्रांत अवध नवाब सुजाउद्दौला को दे दिए जाते हैं, वापस दे दिए जाते हैं। दूसरा काम ये होता है कि अब जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना टैक्स दिए व्यापार की आज़ादी थी, वो अब अवध में भी मिल गया। अब अंग्रेज अवध में भी बिना टैक्स दिए व्यापार करने लगे। चलिए, तीसरी बात, बक्सर युद्ध जो कि मात्र 3 घंटे में हुआ था, उस 3 घंटे का खर्च 50 लाख रुपया आका गया और क्लाइव ने उसकी हर्जाना यानी युद्ध की क्षतिपूर्ति अवध नवाब सुजाउद्दौला से इसी संधि के तहत वसूल भी कर लिया, 50 लाख रुपए। एक बात और, सुजाउद्दौला से भी कहा गया कि यदि आपको सेना की जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज आपको सेना उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसके खर्चे, उसके वेतन, रखरखाव, वर्दी आदि सब खर्च अवध का नवाब देगा। यानी सेना रहेगा अंग्रेजों का, खर्च उठाएगा अवध का नवाब। लेकिन अगर इसके विपरीत होता है, यानी अंग्रेजों को सेना की जरूरत पड़ती है और अवध नवाब उस सेना को मुहैया कराता है, तो नियमतः तो अंग्रेजों को खर्च उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, तब भी खर्च उठाएंगे अवध के नवाब। यानी कि सेना की जरूरत चाहे जिस किसी को भी हो, लेकिन खर्चा उठाएंगे अवध के नवाब सुजाउद्दौला। ये भी इस संधि में तय हो जाती है। एक बात और, इसी इलाहाबाद के दूसरी संधि के अनुसार बनारस के जो काशी नरेश बलवंत सिंह थे, इन्हें बनारस और गाजीपुर की जागीर भी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी जाती है। इस तरह से पूरी की पूरी मनमाफिक ढांचा तैयार करके क्लाइव ने इन पराजित नवाबों से हस्ताक्षर करवाया। इस पर कुल 4 हस्ताक्षर होते हैं। पहला हस्ताक्षर दिल्ली के मुगल बादशाह सालम द्वितीय का, दूसरा हस्ताक्षर बंगाल के अल्पवयस्क नवाब नजमुद्दौला का, तीसरा हस्ताक्षर अवध के नवाब सुजाउद्दौला का और चौथा हस्ताक्षर बंगाल के गवर्नर क्लाइव का। इन 4 हस्ताक्षर के बाद इलाहाबाद की संधि पर एक कानूनी मुहर लग गया और अब अंग्रेज जो व्यापारी के तौर पर भारत में व्यापार करते थे, अब प्रशासक भी बन गए, राजनीतिज्ञ भी बन गए और वो एक तरह से जो चाहे वो बन गए। लेकिन अभी उन्होंने अपनी मुखौटा ढक रखी है, यानी कि भारतीय शासकों को आगे करके पीछे से अपनी बात मनवाने की पॉलिसी, यानी अधिकार सभी, कर्तव्य एक भी नहीं। इसी पॉलिसी को कहा गया है इलाहाबाद की संधि। इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों ने लूट खसोट का वह दरवाजा खोला जिससे सोने की चिड़िया कहे जाने वाला बंगाल के एक एक पंख को नोच डाला गया और ये विदिन 8 वर्षों में किया गया, जिसका हम उल्लेख करेंगे बंगाल में द्वैत शासन के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।